जो यूज टर्म्स होती हैं उसके बारे में हम पहले बात करेंगे, राइट। इनिशियली जब भी हम मार्केट में बात करते हैं ना, तो मार्केट में हमें दो टर्म्स बहुत यूज करने के लिए मिलती है। दैट वन इज बुल मार्केट एंड बियर मार्केट, ठीक है। आई ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस क्लासेस। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बुल मार्केट और दोस्त मार्केट जहां पे इकोनॉमिक कंडीशंस आर फेवरेबल एज वेल एज मार्केट हमारा क्या रहता है, राइजिंग वे में रहता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपका मार्केट जो है अप ट्रेंड में जाएगा। तो इस कारण से वी विल से कि ये कौन सा मार्केट होता है आपके पास में, बुल मार्केट होता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बियर मार्केट, तो बियर मार्केट का सिंपल सा सिनेरियो यही रहता है। बियर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इज सो डेंजरस। रीजन इज वेरी सिंपल कि अगर हम उस बियर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो आपको नेगेटिव शो करे। रीजन कि यहाँ पर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर ये एक्सपेक्टेशंस होती है, ये पॉसिबिलिटीज होती है कि मार्केट आपका डाउन ट्रेंड के अंदर जाने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। तो देयर आर ओनली टू टर्म्स जो बहुत ज्यादा यूज होती है पूरे शेयर मार्केट के अंदर। पहला होता है आपका बुल मार्केट, दूसरा होता है आपका बियर मार्केट, ठीक है। बुल मार्केट इज सिंपल। अगर आपको कोई बोलता है कि मार्केट अभी बुल मार्केट है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अभी मार्केट में आपका क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। और अगर बियर मार्केट की बात करता है तो बियर मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट में अभी आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसके पीछे के मैंने आपको फैक्ट भी बताए थे कि बुल वाई वाई वी आर सेइंग कि बुल है और बियर क्यों है, ठीक है। तो इनकी जो अटैकिंग एक्टिविटीज होती है ना, उसके कारण इनको बुल एंड बियर का नाम दिया गया है, राइट। जैसे बुल मार्केट का जो भी रहता है, बुल जो रहता है वो कैसे अटैक करता है, नीचे से अपने सिंग से मार करके किसी भी उसके पीछे तरफ फेंकता है। मतलब नीचे से ऊपर लेकर के जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड शो कर रहा है ये मार्केट में। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि ये कौन सा मार्केट है, आपका बुल मार्केट। बियर की जो अटैकिंग एक्टिविटीज होती है वो कैसी होती है, अपने पंजों से नीचे किसी भी अपने शिकार को दबाता है, ठीक है। तो इस कारण से हम इसे क्या बोलते हैं कि ये नीचे की तरफ पुश कर रहा है, मतलब मार्केट नीचे गिरा रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ गिरा रहा है। दैट्स व्हाई कि ये जो मार्केट है वो आपका कौन सा मार्केट रहेगा, बियर मार्केट रहेगा, राइट। बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेंड की जब भी हम बात करते हैं ना, तो ट्रेंड के अंदर क्या होता है ये समझना कि जनरली जब मैं पूरा मार्केट की बात कर रहा हूं ना, तो पूरे मार्केट के अंदर आपके पास में तीन टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। फर्स्ट वन आपका रहता है अप ट्रेंड, सेकेंड इज योर साइडवेज, और थर्ड आपका कौन सा रहता है, डाउन ट्रेंड रहता है। जब हमने स्टार्टिंग में दो टर्म्स पढ़ी थी, दैट इज बुल और बियर, ठीक है। तो बुल मार्केट जब भी रहेगा तो हम क्या बोलते हैं इसको कि ये आपका अप ट्रेंड है। अगर ये बियर मार्केट रहेगा तो बियर मार्केट के अंदर हम क्या बोलेंगे, ये आपका डाउन ट्रेंड है। अगर ऐसी सिचुएशन है कि वो मार्केट आपको बुल भी नहीं दिख रहा है, ना ही मार्केट आपको जो है बियर दिख रहा है, तो वो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, साइडवेज मार्केट। मतलब समझना बात को, जब भी अप ट्रेंड होता है ना मार्केट के अंदर, तो अप ट्रेंड के अंदर जो फॉर्मेशंस होते हैं कैंडल्स के, वो कैसे होते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज के फॉर्मेशंस होते हैं, ठीक। डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर हाइज एंड लोअर लोज के फॉर्मेशंस होते हैं। साइडवेज के अंदर इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज के फॉर्मेशंस होते हैं। इसको इन डिटेल जब हम टेक्निकल वाले पे शिफ्ट करेंगे ना इसे, तो टेक्निकल के अंदर मैं आपको इसको एनालाइज करना भी सिखा दूंगा कि हायर हाइज किसे बोलते हैं, लोअर लोज किसे बोलते हैं, हायर लोज लोअर लोज, इक्वल हाइज इक्वल लोज, कब ये हमारे जो भी है ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, राइट। चलो, तो जनरली यहां पर क्या बता रहा है कि जो ट्रेंड रहता है वो आपको सिर्फ डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपका मार्केट कौन सी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। डायरेक्शन स्टॉक मार्केट के अंदर अंदर आपको क्या बताता है कि हो सकता है कि अप ट्रेंड जा रहा है, डाउन ट्रेंड जा रहा है, या फिर साइडवेज के अंदर मार्केट है, राइट। तो ट्रेंड इज सिंपल। उसके बाद में डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड तो यार बहुत इजी होता है। डिविडेंड के अंदर जब भी हम डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड इज वेरी सिंपल, जहां पे हम क्या बोलते हैं कि अगर कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर में से कुछ आपको शेयर पोर्शंस देगी, ठीक है। लेट से कंपनी ने 10,000 करोड़ कमाया है, सॉरी 1,000 करोड़ कमाया है। 1,000 करोड़ के अंदर से उन्होंने कुछ रिजर्व रखा है, और वो जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट के कुछ पार्ट आपको मिलते हैं, आपको मतलब शेयर होल्डर को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं, राइट। एक ऐसी कंपनी है जो स्टेबल है, ठीक है, अच्छा खासा ग्रो कर चुकी है कंपनी, स्टेबल है, उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होते ही आ रहा है, मतलब प्रॉफिट बनाती जा रही है कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो अभी इनिशियल लेवल पे है, लेकिन वो ग्रो होगी, धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी, कंपनी ए आपको डिविडेंड देगी या कंपनी बी आपको डिविडेंड देगी?
स्टेबल कंपनी, एग्जैक्टली। रीजन क्या है स्टेबल कंपनीज का? रीजन ये है कि कंपनी ऑलरेडी अपना प्रॉफिट बना चुकी है। अब प्रॉफिट बनाने के बाद में जो प्रॉफिट इन द सेंस कि वो अभी एक ऐसे लेवल पे चल रही कंपनी की उन्होंने हर एक उसके माइलस्टोन को अचीव कर चुका है। माइलस्टोन को अचीव करने के बाद अब इनका जो प्रॉफिट बन रहा है तो प्रॉफिट के अंदर में से अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगी, राइट। तो उस कारण से क्या होता है कि जो स्टेबल कंपनीज होती है वो डिविडेंड ज्यादा प्रोवाइड करती है, ठीक। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये होती है यहाँ पर कि ये प्रॉफिट के पोर्शंस में से शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। वंस कंपनी ने अगर अनाउंस कर दिया कि डिविडेंड हमें देना है तो कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि डिविडेंड अगर आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट के अंदर में से आपको डिविडेंड देना है। ये टोटली वॉलेंटियर होता है। कंपनी को अगर लगता है कि कंपनी को अपने प्रॉफिट के पोर्शन में से अगर उन्हें शेयर देना है, डिविडेंड देना है तो देगी, अगर नहीं देना है तो फिर वो उसे क्या कर सकती है, अवॉइड कर सकती है। बट अगर इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है, सब कुछ चीजें हो चुकी है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है, पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी है कि दैट कंपनी आर गोइंग टू अनाउंस अ पर्टिकुलर डिविडेंड, ठीक है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, वो उस पर रिजेक्ट नहीं कर सकती, उसको क्या करना पड़ेगा, एनी हाउ उसे डिविडेंड देना ही पड़ेगा, राइट। चलो, नेक्स्ट टॉपिक इज बॉटम एंड पिक। जब भी हम मार्केट में बात करते हैं ना कि बॉटम और पिक क्या हो रहा है, तो मार्केट के अंदर दो बहुत अच्छे से टर्मिनोलॉजीज यूज होती है मार्केट में। बॉटम मतलब होता है कि अगर पूरे एंटायर मार्केट में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज बॉटम, ठीक। और जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट दिख रहा है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, पीक हो जाएगा, ठीक है। बॉटम का मतलब क्या होता है, जो लोवेस्ट प्राइस होता है ना, जो लोवेस्ट प्राइस होता है एक पर्टिकुलर स्टॉक का, उसे हम क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड के अंदर भी देखना पड़ता है हमें। बेसिकली जब भी हम मार्केट के अंदर चेक करते हैं तो मार्केट के अंदर आपको डिफरेंट टीएफ्स दिखते हैं। टीएफ्स का मतलब क्या होता है, टाइम फ्रेम्स आपको दिखते हैं। लेट से अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारी 1 घंटे की कैंडल के अंदर अगर मुझे बॉटम फाइंड करना है तो मैं 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग उसका बॉटम चेक करूंगा। अगर 1 घंटे की कैंडल्स में 1 घंटे के एनालिसिस के अंदर, चार्ट्स के अंदर अगर मुझे हाईएस्ट पॉइंट देखना है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पिक फाइंड करना हो जाएगा, राइट। तो ऐसे दो चीजें होती है पूरे मार्केट में जब आपको बॉटम और पिक दोनों चीजें यहाँ पर फाइंड करना होती है। चलो, लेट से निफ्टी को मैं ओपन करता हूँ। निफ्टी के अंदर अगर मुझे ये चेक करना है कि ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर अगर मुझे लोवेस्ट पॉइंट देखना है, मतलब अगर मुझे बॉटम देखना है, सिर्फ इस पूरे कैंडल्स में अगर मुझे बॉटम देखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है ये जो है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, बॉटम हो जाएगा। अगर मुझे पिक देखना है यहाँ पर तो ये क्या है आपके लिए, पिक हो जाएगा। नेक्स्ट, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, कुछ पता है इसके बारे में? कुछ पता है, थोड़ी बहुत आइडिया है ओवर वैल्यूड स्टॉक किसको बोलते हैं? ओम, कुछ आइडिया है? आप इक्विटीज के अंदर ट्रेड करने वाले हो कुछ टाइम में टेक्निकल सीखने के बाद, राइट। तो आपको ये टर्म्स का नॉलेज तो होना ही चाहिए, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये जो ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम इज कि आपको नॉर्मल तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ओवर वैल्यूड स्टॉक्स और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स किसको बोलते हैं, लेकिन इसको फाइंड करने के लिए हमें बहुत वैल्यूएशंस की करना पड़ता है। मतलब हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखना पड़ता है, उसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना पड़ता है और फिर उसके बाद में क्या होता है, उसका वैल्यूएशंस होता है। तो बहुत सारी चीजें, लेकिन हाँ मैं आपको यहाँ पर कॉमन टर्म्स तो समझा दूंगा कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होता है, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होता है। क्योंकि जो दो आपको फिगर दिख रहे हैं ना, करंट प्राइस और फेयर प्राइस, ये इजीली अवेलेबल है। आप कहीं कम टू द ओवर वैल्यूड स्टॉक्स, यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, स्टॉक का नेम कौन सा है, रेक, आरईसी, ठीक है। तो रेक एक स्टॉक का नेम है, रेक एक स्टॉक है। अब उस स्टॉक का जो फेयर प्राइस है वो कितना चल रहा है, 157 रुपीज इसका फेयर प्राइस चल रहा है। बट अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस कितना चल रहा है, 125 चल रहा है। फेयर प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कंपनी ने अपने शेयर को इश्यू करा था, ठीक है, वो प्राइस कितना था, 157 था। लेकिन अभी जो करंट मार्केट के अंदर जो इसका प्राइस चल रहा है वो कितना चल रहा है, 125 चल रहा है। समवेयर यहां से 20.3% के आसपास नीचे चल रहा है मार्केट से। तो ये स्टॉक क्या हो जाएगा आपके लिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाएगा। समझ में आई चीजें, ठीक। ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर क्या होता है, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स के अंदर जो आपका करंट प्राइस है दैट इज 285
हिंदुस्तान जिंक का एक मतलब ये है स्टॉक है। हिंदुस्तान जिंक का जो स्टॉक का प्राइस था वो कितना था, करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 285 रुपीज से मार्केट के अंदर ये जो है ट्रेड हो रहा है। बट इसका जो फेयर प्राइस है वो कितना है, 207 रुपीज, राइट। तो जो इसका फेयर प्राइस था, मतलब जिस टाइम पे आईपीओ आया था उस टाइम पे फेयर प्राइस इशू होता है, प्राइस बैंड होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे इसका प्राइस कितना रखा गया था, 207 रखा था। बट अब जो इसका मार्केट में प्राइस है वो 207 से अबव चल रहा है, मतलब 285 चल रहा है। तो समवेयर यहाँ पर कितना 37% का यहाँ पर हाइक दे चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आई। दो स्टॉक्स होते हैं, पहला होता है आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, सेकंड इज योर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में कब अंडर वैल्यूड बोलूंगा, जब उसके फेयर प्राइस से कम में उसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपके लिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हो जाएगा। और ओवर वैल्यूड स्टॉक्स का मतलब क्या रहेगा कि जो आपका फेयर प्राइस है वो कम चल रहा है उसके करंट मार्केट प्राइस से, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ओवर वैल्यूड स्टॉक्स से बोलेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द मार्केट ब्रीथ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मजा आ जाएगा इस कंसेप्ट को देखने से। आप मार्केट को एनालाइज करना यहां पर स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। बट ये एक प्रिडिक्शन होता है, ये मतलब 100% ट्रू नहीं होता है, बट आप एस्टिमेशन लगा सकते हो कि आगे मार्केट क्या होगा, ठीक है। मार्केट ब्रीथ पूरे टेक्निकल एनालिसिस में एक ऐसा रेशियो है जो क्या बताता है आपको कि आगे जो मार्केट की कंडीशन है वो फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल है का मतलब क्या होता है कि यहां पर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आपको दिखेंगे या फिर नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको प्रैक्टिकली मैं लेकर के भी जाता हूं, ठीक। तो देखिए, मार्केट ब्रीथ एक सिंपल सा है, ये एक रेशियो होता है पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। इसको कंपेयर करने के लिए हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की नीड होती है। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इन राइजिंग दैट आर राइजिंग, मतलब ऐसे जो स्टॉक्स कौन से एडवांस में चल रहे हैं। और सेकंड, किसके अगेंस्ट में हमें देखना पड़ता है, जो फॉलिंग हो रहे हैं, ठीक। यहां पर देखो फॉर्मूला क्या देके रखा है, मार्केट ब्रीथ इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ राइजिंग स्टॉक्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉलिंग स्टॉक्स। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइजिंग एंड फॉलिंग स्टॉक्स। राइजिंग स्टॉक्स मतलब जो उसके प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस से अबव चल रहा था उसे हम क्या बोलेंगे, राइजिंग स्टॉक्स बोलेंगे। और जो उसके क्लोजिंग प्राइस से नीचे चल रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फॉलिंग स्टॉक बोलेंगे। चलो आ जाओ, एनएससी की वेबसाइट पे देखते हैं, एनएससी इंडिया, ठीक है। एनएससी इंडिया पे जाने के बाद गो टू द मार्केट डेटा, ठीक है। जहां पर आप इक्विटीज एंड एसएमई के ऊपर जा सकते हो, राइट। चलो, इक्विटीज एंड एसएमईज के अंदर आपको ये कुछ ये दिखेगा, जहां पर निफ्टी दिख रहा है, निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 के यहां पर ये देखो, एडवांस 30, डिक्लाइन 20, अनचेंज 0, ठीक है। तो एडवांस मतलब क्या होता है, दिस इज राइजिंग स्टॉक, दिस इज फॉलिंग स्टॉक, ठीक है। तो एडवांस डिवाइडेड बाय अगर मैं डिक्लाइन करता हूं, ठीक है, तो ये मुझे इससे क्या पता चल जाएगा कि अगर ये इंडिकेट कर रहा है मोर देन वन लेस देन वन अगर है, तो उससे मैं इंडिकेशन देख सकता हूं कि आगे मार्केट की कंडीशंस क्या हो सकती है, कल मार्केट का प्रिडिक्शन लगा सकता हूं। सो एडवांस यहां पर कितना है, 30 डिविजिबल बाय 20, कितना आया, 1.5। 1.5 अब क्या इंडिकेट कर रहा है 1.5, ये समझना। देखो, निफ्टी 50 के मैंने स्टॉक्स लिए थे, निफ्टी 50 के स्टॉक्स में से जो 30 स्टॉक्स थे वो क्या आपके एडवांस थे, मतलब राइजिंग था। और जो 20 स्टॉक्स है वो आपके कौन से थे, फॉलिंग स्टॉक्स थे, राइट। अब जो ये वाले स्टॉक्स है जो राइजिंग थे उसको मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया फॉलिंग स्टॉक से, मतलब 30 डिवाइडेड बाय 20, सो यू विल गेट 1.5 आंसर, ठीक है। अगर, समझना लास्ट लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ द रेशियो इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आता है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इज इन पॉजिटिव सेंटिमेंट्स, ठीक है। मतलब मार्केट क्या हो जाएगा आपका, बुलिश हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम आती है तो ये नेगेटिव सेंटिमेंट है, मतलब मार्केट आपको क्या हो सकता है कि आगे कल का जो मार्केट है वो बियर मार्केट दिख सकता है। समझ में आई। अब यहां पर तो मैंने निफ्टी 50 को एनालाइज करा है, तो निफ्टी 50 के एनालिसिस से मुझे मार्केट ब्रीथ से ये पता चला है कि इसका जो रेशियो है 1.5 आ रहा है, मतलब इट इंडिकेट कि ये मोर देन 1 है,
ठीक है, मोर देन वन है, तो मोर देन वन है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो मार्केट है, कल का जो मार्केट है, हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो कल का मार्केट है, वो कल का मार्केट हो सकता है कि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स में आए, मतलब कि बुलिश मार्केट ओपन हो सकता है। ठीक है, तो एक अ, ये फैक्टर होता है जिसके बेसिस पे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, बट बी केयरफुल अबाउट दिस मार्केट ब्रिथ। यहाँ पर सिर्फ आपको एनालिसिस शो करता है, मतलब सिर्फ आपको यहाँ पर एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। देयर इज नो सच गारंटी कि कल मार्केट पॉजिटिव ही ओपन होगा। ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग हमें यो दिख रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कल मार्केट के अंदर अगर कुछ न्यूज फ्लोट हो रही है, मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर कुछ भी न्यूज होती है, तो उसके कारण से क्या हो सकता है कि मार्केट नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बट मोटा मोटा आप यहाँ पर ये समझो कि मार्केट ब्रीथ के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि कल जो मार्केट ओपन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। राइट, चलो, इसके अलावा अगर आप चाहो तो निफ्टी 50 का था, निफ्टी 50 के बाद में अगर आपको लग रहा है तो निफ्टी नेक्स्ट 50 भी चेक कर सकते हो, निफ्टी मिड कैप भी चेक कर सकते हो, स्मॉल कैप भी चेक कर सकते हो। और ऐसे अगर आपको लग रहा है कि आपको निफ्टी ऑटो सेक्टर चेक करना है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के अंदर क्या हो रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो 5/10 मतलब 0.5, तो 0.5 इज इंडिकेटिंग कि 1 से कम है, तो 1 से कम है तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा कि ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है वो कल के दिन नेगेटिव ओपन हो सकता है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी सेक्टर्स के अंदर चेक कर सकते हो, बैंक के अंदर चेक कर सकते हो, एनर्जी, फाइनेंशियल, आईटी, मीडिया, स्पेसिफिक आपको कुछ लग रहा है कि आपको चेक करना है। प्राइवेट बैंक्स देखें, प्राइवेट बैंक्स के अंदर क्या हो सकता है, बाय सेल और होल्ड, ये तो आप ही बता दो क्या होता है बाय सेल और होल्ड। चलो, कुछ फिगर्स बताता हूं। मान लो एक स्टॉक्स का अभी प्राइस चल रहा है 10 रुपए। ठीक है, दोनों से क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं, बताना क्या हो सकता है, बाय करना है, सेल करना है, फिर होल्ड करना है। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 10 रुपए, फ्यूचर में जो इसका प्राइस है वो 5 रुपए तक गिर सकता है। सो इस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, बाय, सेल और होल्ड, बताओ। सेल करना चाहिए। ठीक, चलो, सेम क्वेश्चन, बट अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो कितना है, 5 रुपए है। फ्यूचर में 10 रुपए हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज। सो क्या डिसीजन होगा, एज अ रैशनल इन्वेस्टर सोचो। बाय करना चाहिए। अभी भी 10 रुपए चल रहा है स्टॉक का प्राइस, फ्यूचर में भी 10 रुपए ही रहेगा। वॉट विल यू डू इन दिस कंडीशन। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो यही आपको सिनेरियो यहाँ पर चेक करना है कि बाय कब करना है, होल्ड कब करना है, सेल कब करना है। बेसिकली अगर मुझे लग रहा है कि इसका प्राइस बढ़ सकता है फ्यूचर में, तो मैं इसे क्या कर लूंगा, बाय कर लूंगा। प्राइस कम हो सकता है तो अभी जो स्टॉक्स रखे हैं जो भी है मैं उसे सेल कर देता हूँ। अगर कुछ नहीं हो रहा है, कुछ मूवमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो आई विल गो विद द होल्ड पोजिशन। ठीक है, चलो, यहाँ पर होल्ड मतलब क्या होता है, देयर इज अ न्यूट्रल पोजिशन। बाय मतलब यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बाय देखने के लिए मिलता है, सेल मतलब स्ट्रॉन्ग सेल देखने के लिए मिलता है। यहाँ से इसके बेसिस पे आप, मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा आगे जब हम टेक्निकल्स करेंगे। उस इंडिकेटर का नाम होता है आरएसआई, उसको हम एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है बाय, सेल और होल्ड रिकमेंडेशंस के लिए। ठीक है, चलो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरे टेक्निकल्स के अंदर, पूरे टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसके बेसिस पे आप बहुत सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, बहुत सारे ट्रेड्स आप ले सकते हो। इवन आप फिगर आउट कर सकते हो कि अभी मार्केट की कंडीशंस क्या है। इसके बेसिस पे आप ब्रेकआउट्स एंड जो ब्रेकआउट सिग्नल्स मिलते हैं आपको बाय और सेल्स के अंदर, तो वो भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हैं। मतलब ये जो लेवल्स होते हैं ना, ये लेवल्स इतने स्ट्रॉन्ग्स होते हैं कि इन स्ट्रॉन्ग लेवल के बेसिस पे आप आगे मार्केट को एनालाइज करना सीख सकते हो। ठीक है, बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको कि जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करते हैं ना, मैंने क्यों रखा है इसको कॉमन टर्मिनोलॉजीज के अंदर, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है। और ये मतलब जितने भी जो लोग हैं जो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं ना, उनको ये टर्म्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है पूरे मार्केट के अंदर, दो ऐसे लेवल्स होते हैं जिन लेवल्स के बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है मार्केट का, वो कब अपसाइड जा सकता है, डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, तो जो
रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस आपका अप साइड पे बनता है बेसिकली, और जो सपोर्ट रहता है वो आपका क्या होता है, डाउन साइड के अंदर बनता है। इन सम केस अगर ये रेजिस्टेंस को कैंडल ब्रेक करती है और एक कंफर्मेशन कैंडल देती है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, बाइंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर सपोर्ट को नीचे ब्रेक करती है और नीचे कंफर्मेशन कैंडल देती है, तो यहां से सेलिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो देयर आर ओनली टू लेवल्स जो पूरे टेक्निकल्स के अंदर काम में आता है। पहला होता है रेजिस्टेंस लेवल, दूसरा क्या होता है आपका सपोर्ट लेवल। इसको और इन डिटेल हम जो है पढ़ने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस का, राइट। चलो देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है एक आपको हॉरिजॉन्टल सी लाइन दिख रही है, दिस इज योर सपोर्ट। जो आपको सपोर्ट दिख रहा है, जो एक हॉरिजॉन्टल सी लाइन है ग्रीन कलर की, ये क्या हो जाता है आपके लिए, सपोर्ट हो जाता है, राइट। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, एक कैंडल्स के अंदर आप बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देते हो, तो समटाइम्स सपोर्ट विल बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस विल बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस हो जाता है और रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है आपका, सपोर्ट हो जाता है। ठीक, चलो। बेंचमार्क क्या होता है, बेंचमार्क हम इंडेक्स में पढ़ चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बेंचमार्क अगर इंडेक्स हमें देखना है, अगर हमें जनरली मार्केट को एनालाइज करना होता है, तो मार्केट को एनालाइज हम कैसे करते हैं, लोग बोलते हैं कि अभी क्या चल रहा है आपका, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, सेंसेक्स क्या चल रहा है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा कंसेप्ट बीटा। अच्छा, एक रिस्क होती है पूरे मार्केट में, ठीक है, मार्केट के कारण तो, मतलब मार्केट है तो रिस्क तो रहेगी पूरे मार्केट के अंदर। ठीक, तो ये जो बीटा है वो क्या होता है, एक काइंड ऑफ रिस्क होता है। ठीक है, मतलब अगर आप जब भी बीटा एनालाइज करते हो ना, मार्केट से अगर बीटा को एनालाइज करते हो, तो आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि मार्केट रिस्की है या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक रिस्की है मार्केट के अंदर। तो हम ये क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटा क्या करता है, जो एक स्टॉक की प्राइस है उससे एंटायर जो मार्केट है उसके मूवमेंट को मेजर करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बीटा बोलते हैं। मतलब समवेयर अगर बीटा आपको रिस्क बताता है कि मार्केट के अंदर रिस्क कितनी है, किस टाइप की रिस्क है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो, बीटा को जनरली हमें यहाँ पर अज्यूम करना पड़ता है कि बीटा 1 है। ठीक है, अगर स्टॉक जो है बीटा, मतलब स्टॉक का जो बीटा है वो कितना है, मोर देन अगर 1 है, तो ये क्या बोल रहा है कि मार्केट के अंदर रिस्क ज्यादा है। ठीक, और अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि जो बीटा की वैल्यू वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि यहाँ पर मार्केट में जो है रिस्क कम है। ठीक है, जब कम रिस्क रहेगी उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जब ज्यादा रिस्क रहती है उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपका प्रेफरेंस क्या रहता है? कम रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म्स में देखो क्या लिखा हुआ है कि अगर ये जीरो होता है तो देर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द स्टॉक्स एंड मार्केट। ठीक है, अगर वो नेगेटिव होता है, जीरो से अगर कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि कम वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, और स्लाइटली इनवर्स कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, अगर -1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई इनवर्स कोरिलेशन होता है और सेम वॉलिटिलिटी रहती है मार्केट में। और अगर -1 से भी कम निकलता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी है में, उसका बीटा अगर 0 से 1 के बीच में है, तो स्लाइट कोरिलेशन लोअर वॉलिटिलिटीज होती है। मार्केट के अंदर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। एक से ज्यादा अगर है तो हायर कोरिलेशन या कुछ ऐसी वॉलिटिलिटी होती है वहां पर। लेकिन अगर मोर देन 1 है, तो उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज्यादा कोरिलेशन है मार्केट का और स्टॉक का। इस कारण से वॉलिटिलिटी भी क्या हो रही है, आपको देखने के लिए ज्यादा मिल रही है। ठीक, तो बीटा इज वेरी सिंपल। बीटा आपको ये बताता है कि मार्केट के साथ में स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। मार्केट के साथ में अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, तो क्या रिस्क रहेगी, रिस्क उसकी कोई कोरिलेशन होगा मार्केट के साथ में या नहीं होगा मार्केट के साथ में। तो इसको बताने का काम किसका होता है, आपका बीटा का होता है। बीटा जनरली आपको तब काम में आता है जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैठते हो, इन्वेस्टिंग करने के लिए जाते हो। ठीक है, और तब भी हो सकता है जब आप ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हो। अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो, तो सबसे पहले आप, हो सकता है कि पहले आप बीटा चेक कर लो, बीटा का मार्केट के साथ में बीटा क्या है, स्टॉक के साथ में मार्केट का बीटा क्या है। अगर पॉजिटिव दिख रहा है आपको, तो आपको वॉलिटिलिटी ज़्यादा मिलेगी, और ज़्यादा वॉलिटिलिटी पे ट्रेड लेना रिस्की है, लेकिन हाँ प्रॉफिट भी बनते हैं मार्केट में। ठीक, चलो। ब्लू चिप स्टॉक्स पता है क्या होता है? ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है?
क्या लिखा है यहाँ पे? ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जो फंडामेंटली जिसका कंपनीज का जो फंडामेंटल होता है वो बहुत अच्छा फंडामेंटल्स होता है, तो वैसे स्टॉक्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं। फंडामेंटल्स मतलब क्या? ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, इन सब के अंदर आपको क्या दिख रहा है? जैसे अगर मैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूं, पीएनएल देखूं, तो पीएनएल के अंदर मुझे क्या दिख रहा है? प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कहीं ना कहीं अच्छा इसका फंडामेंटल है। उसकी इक्विटीज एक स्टेबल मोड पर चल रही है, जैसे मान लो कि 200 करोड़ की इक्विटीज है, तो 200 करोड़ पिछले एक साल से 200 करोड़ कांस्टेंट चल रही है, तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये एक अच्छा सा ब्लू चिप स्टॉक है। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही रखें, हेवी हो जाएगा नहीं तो। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ, ठीक है, मतलब मैं आपको स्लाइड शो कर देता हूँ, रीड कर लो, कहीं पे भी कुछ डाउट आता है तो बताओ मुझे। ठीक है, चलो बता देना जहाँ पे भी स्टॉप करना है। इसमें कोई कंफ्यूजन था क्या बुल एंड बियर मार्केट में? नहीं। सेकंड, फेस वैल्यू, इसका मुझे आज शाम तक होमवर्क चाहिए, नहीं तो सैटरडे को मैं क्लास नहीं लेने वाला हूँ तुम दोनों की। ट्रेंड, एनी डाउट्स इन ट्रेंड्स? डिविडेंड, कोई डाउट इसमें? नो। बॉटम पिक नहीं होना चाहिए। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, परफेक्ट, समझ में आ गए सब अच्छे से? मार्केट ब्रीथ, बाय सेल होल्ड, ये सिनेरियो, ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर था आप लोगों को? यहाँ पे मैंने बोला था कि अपन एक, जब टेक्निकल्स देखेंगे तो टेक्निकल्स के अंदर हम आरएसआई को एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना, और डिटेल में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, आगे टेक्निकल्स के अंदर फोड़ देंगे अपन इसको। बेंचमार्क, एजेंट्स, बीटा, ब्लू चिप स्टॉक्स, ठीक है, बॉर्ड लोड से नेक्स्ट सैटरडे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो करें, आज की क्लास वाइंड अप करें, कल का मैं आपको जो आपका रिमेनिंग बचा था लीजा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, दो ही टॉपिक हमने कल पढ़े थे, शेयर मार्केट टाइमिंग्स था और कैपिटल मार्केट एनालिसिस हमने करा था कुछ। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। और आज शाम तक होमवर्क चाहिए, और हाँ वन मोर थिंग, अभी नोट शेयर करो मुझे ग्रुप पर। ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर।